So, hello students. Today we are again coming with the next chapter, new chapter. As कि हमें फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर पे जाना था, लेकिन मैं लास्ट चैप्टर पे आ गया. दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर. बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है. सर कौन सा ईयर फॉलो करना है, सर 30 डेज़ 45 डेज़ क्या है, सिस्टम समझ नहीं आ रहा, उनका जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या है नहीं समझ में आ रही. इसलिए मैंने पहले इस चैप्टर को ले लिया है जिससे कि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए. उसके बाद हम फिर सेकंड चैप्टर पे चलेंगे. राइट. सो बेटा बेसिकली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है दैट इज़ कॉल्ड कोपरा, ये है 2019. कौन सा एक्ट फॉलो कर रहे हैं? 2019 को फॉलो कर रहे हैं. इसलिए 2019 के अंडर में हमें इस चैप्टर को फॉलोअप करना है. ठीक है. क्योंकि जो आपके पास सबके पास जो एनसीईआरटी है वो पुरानी एनसीईआरटी होगी, तो उसमें सब कुछ पुराना दिखा रहा है. लेकिन आपको नए एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है. नया जो रूल है, जो नया लॉ है, नया एक्ट है, इसको फॉलो करना है जो है 2019. राइट. तो इसको बहुत सिंपल सा बनाऊंगा. इसमें इस चैप्टर में सिर्फ वही ले रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आना ही आना है, जिसको हम बोलते हैं गारंटीड आना है. बस उसी की बात करूँगा, एक्स्ट्रा कोई और बात नहीं करते, है ना. चलो तो शुरू करते हैं बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं. तो कंज्यूमर हैव 6 राइट्स. कंज्यूमर के पास 6 राइट है. कंज्यूमर के पास 6 राइट है. एंड वो राइट क्या है? सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड. थर्ड राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड. नेक्स्ट राइट टू सीक redressal and right to consumer education. Total we have 6 rights. Right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education. Total we have 6 rights. How many rights we have? 6 rights. So one by one we are talking about all the rights. The first right is right to safety. What is that right to safety? Right to safety कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो और वो एक स्टैंडर्ड मार्क का होना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड मार्क का प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो आपको आपकी सेफ्टी की एश्योरेंस देता है. जैसे सपोज करो आपने कोई ISI मार्क प्रोडक्ट खरीदा, तो वो आपको सेफ्टी की एश्योरेंस प्रोवाइड करता है. उससे वो आपकी बॉडी के लिए हैजार्डियस नहीं होगा. राइट. वो जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है और ISI मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि वो ISI मार्क जो प्रोडक्ट आपने लिया है वो क्या है? वो है सेफ्टी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है. तो राइट टू सेफ्टी कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो कंपनी उसके ऊपर आपको प्रॉमिस करती है कि वो सेफ प्रोडक्ट है, वो यूजेबल है, उससे कोई भी हैजार्डियस आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद. ये है राइट टू सेफ्टी. लेकिन अगर ऐसा होता है तो राइट टू सेफ्टी का वायलेशन है, और इसके एक्ट में आप क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो, कॉम्पनसेशन ले सकते हो. ठीक है. ये है राइट टू सेफ्टी. ठीक है. सेकेंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ये जो हमारा जो राइट है, ये राइट जो है ज़बरदस्त राइट है. यही लेबलिंग को भी लेकर आया है, और इसमें क्वेश्चन आता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है कि लेबलिंग जो है वो कौन सा राइट प्रोवाइड कर रही है. तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ही लेबलिंग है, जहां पर आप जब प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो आपके पास क्या होगा? वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कब हुआ है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, इंग्रेडिएंट क्या है, MRP क्या है, वो सब चीज़ें आपको उसके बारे में बताएंगे. उसको कैसे यूज़ करना है, डायरेक्शन जो होता है वो सब कुछ आपको बताएंगे. दैट इज़ कॉल्ड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. इसे क्या बोलते हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म. और ये कंपल्सरी कर दिया गया हर प्रोडक्ट के लिए. सब पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी पड़ेगी, उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री कहाँ पर है वो लिखना पड़ेगा, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका प्राइस, सब कुछ मेंशन करना है. इट शुड बी कॉल्ड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ओके. नेक्स्ट है राइट टू चूज, और वी से दैट राइट टू अश्योर्ड. अब देखो ये क्या है? अब ये है कि भाई राइट टू चूज कहता है कि हमें ये राइट है, हमें ये अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लेने जा रहे हैं कोई हमें प्रेशराइज नहीं करेगा. हम अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से प्रोडक्ट को खरीदेंगे.
कोई हमें ये नहीं कहेगा कि प्रोडक्ट भाई आपको यही ज़बरदस्ती खरीदना है। हमें बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हैं तो हमें पूरा अधिकार है, हम जिस वैरायटी को लेना चाहते हैं उस वैरायटी को ले लें। अब मार्केट में अगर कोलगेट की बात करें, पेप्सोडेंट की बात करें, क्लोजअप की बात करें, मिसवाक की बात करें, डाबर की बात करें, ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट आ रहे हैं, तो आपका जो मन करता है आप वो ले सकते हो। ठीक है, पहले महीने आपने कोलगेट लिया, फिर पेप्सोडेंट लिया, फिर आपने मिसवाक लिया, फिर आपने डाबर लिया, फिर आपने क्लोजअप ले लिया। दैट इज व्हाट कि ये आपको फुल चॉइस है, दैट इज कॉल्ड राइट टू चूज। नोबडी इज फोर्सेस यू कि नहीं आपको तो यही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मार रहेगी, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दैट इज कॉल्ड राइट टू चूज। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू बी हियर्ड। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि प्रोडक्ट तो खराब है यार, जैसा प्रॉमिस किया है वैसा प्रोडक्ट तो नहीं है, इसका मतलब है कि आप कस्टमर केयर पे जाके कॉल कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट्स, अपने ग्रीवियांसेस उनको बता सकते हो, वो आपको उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये है राइट टू हियर। तभी तो कंज्यूमर सेल्स बनाए गए हैं, राइट? आपकी कंप्लेंट्स को सुनने के लिए। ठीक है, ये क्या है? राइट टू बी हियर। मतलब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है प्रोडक्ट को खाने के बाद, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, और आपको लगता है कि वो वैसा नहीं है, तो आप उसे कंप्लेन कर सकते हो और वो आपको कंपनसेशन देंगे ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू सीक रेड्रेसल। अभी राइट टू सीक रेड्रेसल क्या होता है? राइट टू सीक रेड्रेसल कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने लिया अगर वो सच में खराब है, राइट, और आपका जो कंज्यूमर है वो उसको, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है या जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी रिटेलर है, वो सुन नहीं रहा इस बात को, वो मान ही नहीं रहा। आपने उसको बताया, वो कंपनी देने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। यू कैन गो विद 2019 एक्ट। आप 2019 एक्ट के थ्रू जाओ और उसके ऊपर केस कर दो। दैट इज कॉल्ड राइट टू सीक रेड्रेसल। उसे क्या बोलते हैं? राइट टू सीक रेड्रेसल। आपके पास अधिकार है कि आप जाके उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर केस कर सकते हो, उससे कंपनसेशन वसूल सकते हो केस करने के बाद, राइट? ये क्या है? राइट टू सीक रेड्रेसल है। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अभी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या है? कि कंज्यूमर को अवेयर करना है अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करना, ये सब क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है ना? कंज्यूमर को एजुकेट करना है अबाउट द प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जो हैजार्डियस है, जो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार में बिक रहा है, तो एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती है ना। ये क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। वो बोल रहे हैं इंजीरियस च्यूइंग ऑफ टोबैको इज इंजीरियस टू योर हेल्थ, राइट? या फिर स्मोकिंग इज इंजीरियस टू योर हेल्थ, एल्कोहल इज इंजीरियस टू योर हेल्थ। इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड कि वो आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर एजुकेशन। वो आपको एजुकेट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सही नहीं है, फिर भी आप यूज करो, इट इज योर चॉइस। ओके, और संग में ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, आपको ये भी कहता है कि कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके रिलीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, राइट? कौन कौन से राइट्स हैं कंज्यूमर के पास, ये भी तो कंज्यूमर को पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, ये तो हो गया राइट्स के बारे में। अब चलते हैं ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। एक तो था कि जो आपको गवर्नमेंट ने क्या अधिकार दिए, अब है आपके क्या राइट बनते हैं, आपकी राइट्स क्या, आपकी ड्यूटीज क्या बनती हैं। आप अपने राइट्स कैसे मांग सकते हो जब तक आप अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करते? तो कौन सी वो ड्यूटीज हैं जिनको आपको फॉलो करना है और आप अपने राइट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे ऑलवेज आस्क फॉर कैश मेमो, हमेशा कैश मेमो मांगना है। जब भी प्रोडक्ट खरीदो कैश मेमो लो। ऑलवेज चेक एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट बिफोर परचेसिंग। ओके, ऑलवेज ट्राई टू परचेज ओनली लीगल प्रोडक्ट्स खरीदो। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू परचेज ISI मार्क प्रोडक्ट्स, एग मार्क प्रोडक्ट, हॉलमार्क प्रोडक्ट, वुल मार्क प्रोडक्ट्स। जब भी प्रोडक्ट खरीदो उसमें क्वालिटी मार्क होना चाहिए, क्वालिटी मार्क प्रोडक्ट खरीदना है, यह आपकी ड्यूटी है, कोई और नहीं बताएगा, राइट? फिर नेक्स्ट है हमारा रीड लेबल केयरफुली। लेबल को केयरफुली पढ़ो अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका प्राइस, है ना? जरूरत से ज़्यादा प्राइस तो नहीं मांग रहा, जो प्रिंट है उतना ही प्राइस, उससे ज़्यादा प्राइस मांग ही नहीं सकता कोई, है ना? उससे कम दे दे इट्स वेरी गुड, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ये क्या है? ये है आपकी ड्यूटीज़। आफ्टर डेट, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद ये कंज्यूमर फोरम्स, राइट? जिसे हम रेड्रेसल एजेंसीज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही पड़ेगा। मेरे को लगता है तीनों क्वेश्चंस
में से कोई भी 2 क्वेश्चंस अलग अलग सेट्स में आपको मिल सकते हैं और तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ लगभग बराबर हैं, 50-50-50% तीनों का है चांस। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 लेवल है ना। ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे जो कंज्यूमर फोरम है उसमें 3 टायर मशीनरी सिस्टम बनाया गया है। वो 3 टायर मशीनरी सिस्टम है। फर्स्ट इज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकेंड इज कॉल्ड फॉर द स्टेट कमीशन एंड द थर्ड इज कॉल्ड नेशनल कमीशन, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को सिर्फ इसी पार्ट में है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को सेकंड नंबर पर रखा है, राइट, सिर्फ इसी चीज़ के लिए, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, वो क्या कि पहली बात तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये क्या है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो वहाँ पर बेसिकली जो पर्सन्स हैं वो 3 पर्सन्स अपॉइंट करे गए हैं, जिसमें से वन शुड बी जो प्रेसिडेंट होगा, he should be the president should be a retired or a working judge of district court। प्रेसिडेंट कौन होगा, रिटायर्ड और वर्किंग जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, राइट। 2 अदर मेंबर्स विच इज अपॉइंटेड बाय स्टेट कमीशन, 2 और मेंबर होंगे जो स्टेट कमीशन अपॉइंट करेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 1 वुमेन शुड बी कंपल्सन, एक वुमेन का होना कंपल्सरी है। उसके बाद यहाँ पर कौन से केस लिए जाएंगे, यहाँ पर वो केस लिए जाएंगे जिनकी कीमत 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है। द प्रॉब्लम्स द कॉम्पनसेशंस विच हैव 1 करोड़ वैल्यू और लेस देन 1 करोड़ आर डील इन डिस्ट्रिक्ट फोरम, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में डील करे जाते हैं। ठीक है, इसी में अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, यहाँ पर जो कंप्लेंट सुनाई जाएंगी वो सैंपल टेस्टिंग के बाद, लैब टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट्स आएंगी। दोनों ही पार्टीज़ के प्रॉब्लम्स को, दोनों ही पार्टीज़ के व्यूज़ को सुना जाएगा और दोनों पार्टीज़ के व्यूज़ के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा अलॉन्ग विद द लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ। ठीक है, अगर कोई भी पार्टी इन सभी जो भी डिसीजन दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, जो जज जो डिसीजन देगा, जो प्रेसिडेंट डिसीजन देगा, वो 3 मेंबर डिसीजन देंगे, अगर वो सामने वाली पार्टी उससे एग्री नहीं होती है तो 45 डेज के अंदर अंदर, कितना, 45 डेज के अंदर अंदर उनको दूसरे कोर्ट में अपील करना होगा। दैट इज कॉल्ड स्टेट कोर्ट और स्टेट कमीशन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टेट कमीशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर अंदर कहाँ जाना होगा, स्टेट कमीशन पे। क्लियर है। अब चलते हैं स्टेट कमीशन क्या है। स्टेट कमीशन में 4 मेंबर्स होंगे अदर, 1 शुड बी अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा एंड द प्रेसिडेंट शुड बी अ रिटायर्ड और अ वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट कौन होगा, रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट होगा। 1 वुमेन का कंपल्शन है। अलॉन्ग विद दैट इसमें भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्पनसेशन है, वो कहाँ से लिया जाएगा, वो लिया जाएगा हमारा 1 करोड़ से अबव और 10 करोड़ या 10 करोड़ से नीचे वाले। 1 करोड़ से अबव, 10 करोड़ या 10 करोड़ से नीचे वाले। ठीक है, इनको यहाँ पर डिसीजंस कॉम्पनसेशन वाले पार्ट को यहाँ पर सुनवाई होगी। ठीक है, सेम लैब टेस्टिंग, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स होंगी, दोनों पार्टीज की प्रॉब्लम्स ली जाएंगी और 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपको डिसीजन पसंद नहीं आया, कोई पार्टी एग्री नहीं है डिसीजंस के साथ, तो 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर वो नेक्स्ट कोर्ट में अपील कर सकती है, जो कोर्ट है नेशनल कमीशन। कौन सा है, नेशनल कमीशन में जाकर अपील कर सकती है, राइट। संग में यहाँ पे प्रोविजन है 50% ऑफ फाइन का, ये जो पेनल्टी लगी है उसका 50% आपको भर के जाना पड़ेगा नेक्स्ट कमीशन में, जो होगा हमारा नेशनल कमीशन। ठीक है, अब चलते हैं नेशनल कमीशन की तरफ, जहाँ पर हमारे पास 5 मेंबर्स हो गए, जिसमें हमने बताया कि 1 शुड बी अ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट शुड बी अ रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संग में जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर जो केस लिए जाएंगे वो 10 करोड़ से अबव के लिए जाएंगे। 10 करोड़ से अबव के सारे केसेस कहाँ जाएंगे, नेशनल कमीशन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नेशनल कमीशन में जाएंगे। ओके, ये क्लियर है।
उसके बाद उसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा बेटा यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि वुमेन तो मैंने आपको बताया कंपल्सन है ही है। लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, दोनों पार्टीज को उसकी सुनवाई होगी, फिर डिसीजन लिया जाएगा, राइट। ये भी वही सेम कुछ है सब कुछ जो पहले से चल रहा था। दूसरी बात, यहाँ पर भी 30 डेज का टाइम है। अगर कोई भी पार्टी अगर एग्री नहीं है डिसीजन के साथ तो फिर वो आगे अपील कर सकती है। फाइनल दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट, वो भी 30 डेज के अंदर अंदर 50% के फाइन को भरने के बाद। 30 डेज के अंदर अंदर उसे कहाँ अपील करना है? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट भाई भगवान है लास्ट वाले, अब उनके पास उनके अलावा कोई और नहीं है, उसके पास सीधे भगवान है। और भगवान कौन से? जहाँ पर आपको ऊपर हाथ जोड़ना पड़ेगा, भैया आप कुछ करवा दो, क्योंकि सारे कोर्ट हमारे खिलाफ हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे ही कोर्ट आपके खिलाफ बोल रहे हैं और आप अकेले सही हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसे राइट माना जाता है और उसके खिलाफ फिर कोई और नहीं जा सकता, और उससे बड़ी कोई बॉडी फिर हमने नहीं बनाई, राइट। तो दैट इज कॉल्ड कि ये जो टोटल मिलाकर पूरा चैप्टर है जिसमें 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों टॉपिक मैंने आपको बताए, अच्छे से कर लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। मैं सच बोल रहा हूँ, पास होने वालों को तो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं से पास हो जाओगे। और 80 में से 80 नंबर लाने वालों को बता रहा हूँ जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देख रहे हो तो 80 में से 80 नंबर आएंगे, पक्की बात है। एनसीईआरटी की रीडिंग और करते रहो बस चैप्टर वाइज। जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ वो जो मैं समझाया उसको समझ लो और एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। एनसीईआरटी इज अ गॉड फॉर बिजनेस स्टडीज। एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज का गॉड है भाई, राइट। अच्छे नंबर चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो फिर एनसीईआरटी। और आपकी सारी केस बेस्ड वाली प्रॉब्लम को मैं दूर करने वाला हूँ बहुत जल्दी से। हमारी केस बेस्ड सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उनको आज ही पढ़ लो, क्योंकि कल केस स्टडी की सीरीज भी आएगी, ठीक है। पक्का कर पाएंगे? ओके, ऑल द बेस्ट। शेयर करना मत भूलो भाई, कमेंट भी कर दिया करो, अच्छी लगी कि बुरी लगी कुछ तो कमेंट करा करो, है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट बेटा। बहुत से प्रिपरेशन करो, सब के सब टॉप मारने चाहिए। सीबीएसई उठ के कहते भाई ये क्या हो गया, ये बिजनेस स्टडी में सबने टॉप मार दिया, ऐसा क्या हुआ था? और तब फिर एक बंदा याद आएगा, अभिनव सर। हाँ चलो, ओके, ऑल द बेस्ट।